सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पूरे देश में कोरोना महामारी ने तबाही मचा रखी है। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग ये कहते भी सुने जाते हैं कि इसको हम बीमारी नहीं मानते हैं, ये एक साजिश है, एक षड्यंत्र है और उसके तहत देश की जनता को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका पूर्ण विश्वास है कि ये बीमारी है, महामारी है, छुआछूत की बीमारी है, संक्रामक रोग है और ये एक दूसरे में जो है फैलता है एक दूसरे से। तो आखिर ये जो कन्फ्यूजन है देश के अंदर, इसको दूर करने की जिम्मेदारी किस पर है? आंकड़े जितने भी हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। आंकड़े ये हैं कि पिछले 14 दिनों के रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस भारत के अंदर पाए जा रहे हैं। जबकि पिछले 24 घंटे के आंकड़े को अगर आप देखें तो कोरोना में 2,34,000 नए केसेस आ चुके हैं। 2,34,000 नए केसेस हैं। सिर्फ 24 घंटे की बात कर रहा हूं। जबकि मृत्यु की बात अगर आप करें तो 1341 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुका है। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक और अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक और मुंबई से लेकर जबलपुर और लखनऊ तक हाहाकार मचा हुआ है। तमाम शमशान घाटों पर जो है लाशों की ढेर पड़ी हुई है, लाइन लगी हुई है। कई घंटे लोग प्रतीक्षा और इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बारी कब आएगी जब हम दाह संस्कार करेंगे। ये परिस्थितियां हैं और अस्पतालों में भी बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है। बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, बेड की कमियां दिख रही हैं, दवाइयों का शॉर्टेज दिख रहा है और डॉक्टरों की कमी दिख रही है। कई जगह गुजरात से बड़ी भयानक तस्वीर आई है जहां अस्पताल के दरवाजे को बंद कर दिया गया है और वहां सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए गए कि अब बाहर से एक भी मरीज अस्पताल में नहीं आ सकता, क्योंकि अस्पताल में अब कहीं भी मरीजों के बैठने की या उनके लेटने की या उनके इलाज करने की कोई जगह नहीं बची है, कोई व्यवस्था नहीं बची है। ऐसे माहौल में भी अगर कन्फ्यूजन है तो इस कंफ्यूजन को दूर कैसे किया जाएगा? वीडियो के आखिरी में मैं कुछ खास बात भी आपके सामने रखूंगा जो वाकई आपको कोरोना से बचाने में कारगर साबित होगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पहले एक मंत्र दे दिया देश को, आत्मनिर्भर। और अब प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में अपने क्रियाकलापों से यह स्पष्ट कर दिया है कि इस देश के लोगों को न केवल खाने पीने का इंतजाम, न केवल जीने का इंतजाम, बल्कि मौत से बचने का इंतजाम भी स्वयं करना होगा। उन्हें पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होना होगा। सरकार के किसी भी सहयोग पर भरोसा न करें, सरकार के किसी भी मदद का इंतजार न करें और डॉक्टर के चक्कर में न पड़े, बल्कि घर बैठे इसका कैसे इलाज संभव हो, आप अपनी जान कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए ही ये नारे दिए गए थे, आत्मनिर्भर। जी हां दोस्तों, आपको याद होगा कोरोना के पहले संक्रमण काल में, यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले, आदरणीय प्रधानमंत्री जी डेली टीवी पर आते थे और नए नए गमछे बदल कर लपेट कर आते थे। तकरीबन 150 कलर के गमछे डिजाइन किए गए थे प्रधानमंत्री जी के लिए। और प्रधानमंत्री जी चाहे वो मन की बात करें या किसी भी प्रकार की बात करें, और कोरोना के मामले में जब मुख्यमंत्रियों की बैठक, स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक या किसी भी प्रकार के लोगों से जब वो ऑनलाइन बात करते थे तो गमछे नए होते थे और वो बताते थे कि मास्क ना हो तो आप गमछे कैसे लपेट सकते हैं, वो गमछा कहां बनता था, किस किस कलर का कौन बनाता था और प्रधानमंत्री तक कौन पहुंचाता था। ये सारी बातें तो बहस में आनी ही चाहिए थी। लेकिन अब उससे भी बड़ी बहस और बड़ा सवाल कि आखिर सारा देश जब हाहाकार मचा हुआ, सारे देश में सारा देश चिंतित है, परेशान है, उलझा हुआ है, सबके चेहरे पर
बल आया हुआ है, तो प्रधानमंत्री जी के चेहरे इतने खिले क्यों दिख रहे हैं। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस समय अभी की खबर यह है कि बंगाल में जबकि 5वें चरण का चुनाव हो रहा, मतदान भी हो रहा और साथ में प्रधानमंत्री जी के चुनावी रैली का आयोजन भी हो रहा है। और अभी आसनसोल में एक बड़ी चुनावी सभा को वो संबोधित कर रहे हैं और यहां से वो फिर उठकर दूसरी जगह जाएंगे। बंगाल में आज दो बड़ी रैली को वो संबोधित करेंगे और पूरी रैली में वो कोरोना पर कुछ भी नहीं कहेंगे, केवल और केवल चुनाव पर अपनी बात करेंगे। आखिर वो कौन सी शक्ति है जो प्रधानमंत्री जी को कोरोना पर बात करने से रोक रही है और केवल चुनाव पर फोकस करने के लिए बाध्य कर रही है। इसका मतलब ये जो बातें कही जाती थी कि प्रधानमंत्री देश के लिए जी रहे हैं, प्रधानमंत्री अपने लिए नहीं जी रहे हैं, ये बात सच साबित हो गया है। इसमें एक सच है और एक झूठ है। सच यह है कि वो अपने लिए नहीं जी रहे, झूठ यह है कि वो देश के लिए जी रहे हैं। ये गलत है। बिल्कुल वो किसी उद्योगपति के लिए जी रहे हैं और जो बचा हुआ समय उनके पास जीवन का है वो पूरा का पूरा उस उद्योगपति के आदेश का पालन करते हुए, जिस उद्योगपति ने पूरे भारत पर कब्जा करने का मन बना लिया है, उसने कहा चाहे कोरोना हो, यानी जितने भी आपदा हो। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी के एक शब्द, आपदा में अवसर। ये उद्योगपति है जो आपदा में अवसर तलाश कर रहा और भारत के प्रधानमंत्री का इस्तेमाल कर रहा। क्या कारण है, क्या मजबूरी है कि जब देश में हाहाकार मचा हुआ हो तो देश के प्रधानमंत्री लगातार चुनावी रैलियों में व्यस्त है और चुनावी रैली में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ाई जा रही है और न कोरोना के नियमों का पालन किया जा रहा और न कोरोना पर किसी तरह की बात की जा रही, न उसका डेटा बताया जा रहा, न उसकी सच्चाई बताई जा रही, न उसकी वास्तविकता बताई जा रही है, बल्कि वहां भी चुनावी गणित पर भाषण हो रहे हैं, वहां सामने वालों पर प्रहार किया जा रहा और यह वायदा किया जा रहा कि इसको सोनार बंगला बनाएंगे। अगर बंगाल के लोग जीवित रहेंगे तभी तो सोनार बंगला देखेंगे। यहां तो मौत को बांटा जा रहा, मौत को परोसा जा रहा। तमाम प्रदेशों से कार्यकर्ताओं को बुलाकर उसका अंबार जब पश्चिम बंगाल में लगाया जा रहा, तो इसका मतलब है कि कोरोना को खुलेआम वहां निमंत्रण दिया जा रहा और आमंत्रण दिया जा रहा। इसका मतलब है कि कोरोना फैलाने का एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो इस चुनाव के बहाने चुनाव आयोग, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा लगातार किया जा रहा और का खमियाजा पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आखिर क्या कारण है कि इतने बड़े रूप में जब कोरोना भारत के अंदर हो तो इस पर कोई भी चर्चाएं नहीं हो रही हैं। टीवी पर प्रधानमंत्री जी आ नहीं रहे हैं, कोरोना पर कुछ बात नहीं कर रहे हैं। आप याद कीजिए उस पुराने दौर को जब 500 केस सिर्फ भारत के अंदर थे तो सबसे पहले ताली बजाने का आदेश हुआ और थाली बजाने का आदेश हुआ, घंटी बजाने का आदेश हुआ। उसके बाद जो है दिया और बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती और मोबाइल के टॉर्च जलाने का आदेश किया गया और उसके बाद जो है एक नया ड्रामा इस देश में किया गया और कोरोना को एक धर्म विशेष से जोड़ा गया और उसके बाद जो है स्थितियां बदलती रहीं और जब अनलॉक शुरू हुआ तो सबसे पहले उस लॉकडाउन के अंदर, पहले लॉकडाउन के अंदर भी आपने देखा होगा कि तमाम धर्मों के धार्मिक अनुष्ठान हो रहे थे, लेकिन एक धर्म विशेष के लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी और कदम कदम पर डंडे से उनका स्वागत किया जा रहा था। क्या ये कहा जाए कि उनकी आह लग रही है? ये भी एक सवाल। अंतरात्मा से ये बातें निकल रही हैं। लोग मंचों से या चौक चौराहों पर तो नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन मन में ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जो गलत सलूक किया गया, शायद उसके एवज में ऊपर वाला नाराज होकर देश को फिर संकट में डाल रहा। लेकिन नहीं, मैं इससे आगे और बड़ी बात कह रहा हूं कि शायद कोरोना पर जो कंफ्यूजन है वो अब दूर होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब गंभीर नहीं हैं, जब इस पर संवेदनशीलता नहीं पर दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जनता के मन में जो बातें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं सच साबित हो सकती हैं। क्या है ये सारा मामला, ये तो एक बहस का विषय है, लेकिन आपसे विनती है, देश उस जगह आकर खड़ा हो गया है कि आप घर के अंदर चीखते और चिल्लाते रहेंगे, शायद आपको कोई बचाने नहीं आएगा। इसलिए आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और आपको बचाव के सारे उपाय करने पड़ेंगे।
आप सरकार के आदेश की प्रतीक्षा न करें, बल्कि आप स्वयं अपना बचाव करें। और सबसे बड़ा बचाव यह है कि साफ सफाई का ख्याल करें, खाने पीने में संतुलित आहार का इस्तेमाल करें, सुपाच्य भोजन का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी को छोड़ें। विशेषकर रमजान के महीने में मुसलमान जो है वो शरबत और ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं, इससे वो बचें। रोजे में भी आम दिनों की तरह नॉर्मल पानी और गर्म पानी का इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात कि नहाने में सोने में भी अपने अंदर एक रूटीन लाएं कि हमें किस समय नहाना है, किस समय सोना है, और रूटीन पर अपनी जिंदगी को लाएं। और परिवार के लोगों को बाहर जाने से रोकें। अगर अति आवश्यक ना हो, बहुत जरूरी ना हो, तो बिल्कुल बाहर ना निकलें। ये न केवल बचाव है बल्कि आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा उपाय है। और आखिरी बात ये कहूं कि इसका इलाज जो हमारे अनुभव में अब तक आया है वो ये है कि गर्म पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल इसमें किया जाए। इससे जो है जो संक्रमण का मामला है, जो कहा जा रहा है कि सर्दी जुकाम से ज़्यादा कुछ नहीं है कोरोना, तो सर्दी जुकाम से भी आपका बचाव होगा। और जो एलर्जी हो जाता है, डस्ट एलर्जी है या एटमॉस्फेयर चेंज होने से जो एलर्जी है, उससे भी बचने के ये कारगर उपाय हैं। हाँ, उस गर्म पानी में आप कुछ चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे आप गांव में मंगरेला कहते हैं, मंगरेला डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं, तुलसी के बीज को डाल सकते हैं, तुलसी के पत्ते को डाल सकते हैं, पुदीना के पत्ते को डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को उस गर्म पानी में जोश दें और उस पानी को पिएं, क्योंकि कोरोना जाने वाला नहीं है और देश की सरकार आपको बचाने वाली नहीं है। तो आपको स्वयं बचना होगा ताकि वातावरण आपके कंट्रोल में रहे। कल को हमको और आपको न पछताना पड़े कि गैर ज़रूरी जो है हम बाहर निकलते थे और ठंडा गर्म पानी का इस्तेमाल करते थे और कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे, जिसकी वजह से सर्दी और ज़ुकाम हो गया। मजबूरी में हम अस्पताल गए और अस्पतालों की स्थिति यह है कि आपको कोरोना हो या ना हो, यदि आप अस्पताल पहुंच गए तो आपकी खैर नहीं है। बस इसी खास खबर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ था। मैं पल पल का अपडेट फिर लेता रहूंगा और आप तक पहुंचाता रहूंगा। आपसे गुजारिश है कि देश की सच्चाई चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में ये जरूर लिखें कि आखिर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार गंभीर क्यों नहीं दिख रहे हैं। क्या 2 मई के बाद अचानक वो गंभीर होंगे? क्या वाकई उनके पीठ पर किसी और का हाथ है? हाथ अब नहीं कहा जा सकता, कोई तलवार लटकी हुई है। इस तरह से कोई मजबूर कर रखा है देश के प्रधानमंत्री को कि वो चुनावी रैलियों को छोड़ने के तैयार ही नहीं है, लगातार उसी में लगे हुए हैं और कोरोना पर किसी भी तरह से कुछ कहने को भी तैयार नहीं है। जबकि स्थितियां ये बता रही हैं कि देश में एक बहुत बड़ा संकट इस समय खड़ा हो चुका है। रोजी रोटी का संकट भी खड़ा होने वाला है, पलायन का दौर भी दोबारा शुरू होने वाला है। इत्यादि इत्यादि बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और इस पर गंभीर होकर सबसे चर्चा करके कैसे बचाव का उचित और सरल मार्ग ढूंढा जाए, इस पर अभी गहन चिंतन की आवश्यकता थी। चुनाव में हार और जीत तो किसी की भी हो सकती है। यदि खुदा न करे, खुदा न खास्ता एक शब्द जो आप कहते हैं, इतने कवायद के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में नहीं जीतती है तो प्रधानमंत्री जी कौन सा मुंह देश को दिखाएंगे और कौन सा मुंह उस उद्योगपति को दिखाएंगे, ये भी समझ में बात नहीं आ रही है कि बिल्कुल इतना सीरियसली बंगाल चुनाव को लिया जा रहा है, जैसे लग रहा है कि अब इसके बाद देश में कोई चुनाव हो ही नहीं सकता है और यही चुनाव ये फैसला करेगा कि देश में अब सत्ता के शिखर पर हमेशा के लिए कौन रहेगा। जबकि सच्चाई ये है कि पल पल प्रकृति का नियम भी बदलाव का है और जनता का मूड भी बदलाव का है। तो ऐसे में कभी भी परमानेंट सत्ता पर कोई रह नहीं सकता है। हो सकता है इस कवायद से भाजपा शायद बंगाल में जीत जाए, शायद सत्ता प्राप्त कर ले, लेकिन क्या ये इस बात की गारंटी है कि हमेशा हमेशा के लिए वही सत्ता पर रहेगी? कतई नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी इस पर गंभीर होने की आवश्यकता है। शुक्रिया।